So hello everyone. In the last lecture we discussed about the solenoid. सोलेनॉइड में क्या होता था कि बहुत सारी लूप्स हम क्रिएट करते थे अलोंग द लेंथ, और अगर उसके बीच में अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट करते थे एंड उस सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हम कॉइल में करंट पास करके मैग्नेटाइज कर देते थे तो वो जो सॉफ्ट आयरन कोर होता था अलोंग विथ द कॉइल विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमने लास्ट लेक्चर तक इलेक्ट्रोमैग्नेट अच्छे से पढ़ा, सोलेनॉइड अच्छे से पढ़ा, सर्कुलर लूप अच्छे से पढ़ा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर भी अच्छे से हमने पढ़ा। ये चार टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ लिए। इसके साथ साथ हमने परमानेंट मैग्नेट, जिसे हम बार मैग्नेट बोलते थे, वो भी पढ़ा। अब तक जो हम चीजें कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड इट, ज्योग्राफिकल पोल, मैग्नेटिक पोल, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या करी, अभी तक डिस्कस करी थी। एंड नाउ द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं उन सबको हम एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं 1 मिनट में। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं, कंपास की हेल्प से, आयरन फिलिंग्स की हेल्प से, दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर सीखा। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती हैं, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, कैसे ड्रॉ करते हैं उसको आयरन फिलिंग और कंपास की हेल्प से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किन किन, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन वायर, कितना दूर हो तुम इस बात पर डिपेंड करेगा, पॉइंट वायर से कितना दूर है, जितना ज्यादा दूर वायर होगा, पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा वायर से, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी लेस। जितना क्लोज होगे तुम वायर के, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने सर्कुलर लूप पढ़ा। सर्कुलर लूप के केस में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखती है। सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। फिर उसी सर्कुलर लूप को और आगे बढ़ाया हमने सोलेनॉइड के केस में। सर्कुलर लूप में क्या करते थे हम लोग, सर्कुलर लूप के केस में हम केवल एक ही जगह पर सारी की सारी कॉइल्स को आपस में एन टर्न्स बना देते थे। जैसे एक हमने यहाँ लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और एक तार, दोनों तार निकाल लेते थे और उसको बैटरी से जोड़ देते थे। ये था सर्कुलर लूप का केस। बट अगर इन्हीं कॉइल्स को एक लेंथ दे दें हम, एक कॉइल फिर दूसरी कॉइल और आगे, तीसरी कॉइल और आगे, ऐसे करके हम एक कॉइल बना दे सिस्टम, तो इसे हम सोलेनॉइड बोलते हैं। इसमें भी हमने देखा था कि सोलेनॉइड के केस में जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये सारी की सारी पैरेलल होती हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अब अगर इसी के बीच में अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दें तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब मैं अगर सब लोगों को एक बात बताऊं, गौर से समझना, एक है हमारे पास करंट कैरिंग वायर, एक है सर्कुलर लूप, एक है हमारे पास में सोलेनॉइड, एक है सोलेनॉइड अलोंग विथ रॉड। ये चार चीजें हैं हमारे पास में, और चारों में हमने अगर करंट आई दे रखी है तो ध्यान रखना सभी लोग, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की जनरेट करेगा वो कौन होगा बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू सोलेनाइड, कंपेयर टू करंट कैरिंग वायर, और कंपेयर टू सर्कुलर। ठीक है? तो इन चारों में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल मैग्नेट बनेगा वो कौन सा होगा, सोलेनाइड along with right, and that will be called as electro. These all the things we have discussed earlier, and हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, और फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर हैविंग अ करंट I। हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छे से समझना इस टॉपिक को, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। अगर हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, कहां की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। अब सबका जो लाइंस का लाइन जो है वो अलग अलग तरह से दिखती है। अगर आप सब लोग गौर से देखो तो लाइंस जो है वो सभी अलग अलग तरह से आपको दिखेंगी। जैसे कि मैग्नेट की बात करें, बार मैग्नेट की बात करें तो कर्व्ड लाइंस आती थी। सर्कुलर लूप में बात करें तो
सर्किल्स की फॉर्म में आती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सोलेनॉइड में हम देखें तो अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो लाइन है वो किसी भी कर्व लाइन की फॉर्म में हो सकता है, बट ओरिजिनेट हर केस में, चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे वो कनेक्ट कैरिंग वायर हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट नॉर्थ से होंगी और एंड कहां होंगी? साउथ। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब सब लोग बच्चा इस बात को गौर से समझें, ये मैग्नेटिक फील्ड हम कहीं से भी बना सकते हैं। हम बार मैग्नेट की हेल्प से बना सकते हैं, हम सर्कुलर लूप से बना सकते हैं, हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से बना सकते हैं, सोलेनोइड से बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना सकते हैं। सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं बताओ? सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि ये दो मैग्नेटिक, देखो ऐसे हमारे पास एक ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, एक ये मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ। अब तुम लोग खुद सोचो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी नॉर्थ और साउथ होगी तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी कि नहीं? हमने दो मैग्नेट लिए और एक मैग्नेटिक फील्ड यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड बनाना कोई टफ टास्क नहीं। हमारे पास में मान लो कि इस तरह का एक मैग्नेट है जिसे हम हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। अगर हॉर्सशू मैग्नेट है, मतलब हॉर्सशू का मतलब है जो घोड़े का पैर होता है, ये पैर रखने की जो जगह है उसको हॉर्सशू बोलते हैं, इससे बना हुआ ये है। ऐसे यू यू मैग्नेट मान लो, तुम उसको क्या मान लो? हमारे पास में एक यू मैग्नेट है, यू शेप्ड मैग्नेट है। अगर यू शेप्ड मैग्नेट होगा तो ये भी एक मैग्नेट ही है। जिस तरह से बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर होता है, रिंग मैग्नेट्स भी आते हैं जो स्पीकर वगैरह में आपने देखे होंगे, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, बहुत तरह तरह के मैग्नेट्स होते हैं इस ज्योमेट्री के हिसाब से। कोई बात नहीं, नॉर्थ और साउथ है ना, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर ली कि नहीं? मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, बस हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। और इस टॉपिक का मतलब यह है कि अगर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, हमने कैसे भी बनाई, इससे कोई लेना देना नहीं, हमने कैसे भी बनाई, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंक दें, या चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मोशन दे दें, या एक करंट कैरिंग वायर रख दें इस फील्ड के अंदर, तो क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग वायर पर या वो चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से, उस पर हमेशा एक फोर्स अप्लाई। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। We have to understand in this topic what amount of force will applied by the field to the moving charge particle or on the current carrying conductor। समझ गए कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर ये फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वो फोर्स कब जीरो होगा, वो फोर्स कब मैक्सिमम होगा, ये सब बातों को हमें समझ। अगर यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं, सभी लोग एक बार थम्स अप करें तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर यहां तक सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टॉपिक, तो बहुत अच्छी बात है। लोग अच्छे से बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, सबको समझ आ रहा है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज को कैसे हम समझेंगे, तो एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझेंगे मूविंग चार्ज पार्टिकल के बारे में, कितना फोर्स लगता है, कैसे लगता है, कब मैक्सिमम होता है, कब जीरो होता है, किस तरफ लगता है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर पर ये फोर्स कैसे लगता है। पहला हम स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल। आगे बढ़ते हैं, सब लोग इधर देखें। तो फेराडे ने इस चीज को समझाया था और हम उस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस हियर, और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिक मोटर बनाई और साथ ही साथ में हमने जनरेटर बनाया। हमारे सिलेबस से, बोर्ड के एग्जाम से इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर हट चुका है सिलेबस से, ठीक है? अब ये 12th में ही हम पढ़ेंगे, अभी हटा दिया गया है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर कभी पीवाईक्यू में तुम्हें इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखता है, यू हैव टू स्किप इट, ठीक है? चलो, चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्सेस थे वो कल मैंने पढ़ाए थे कि वेलोसिटी और फील्ड एक ही प्लेन में होंगे,
तो फोर्स जो होगा उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच का होगा, और फोर्स उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, जरा गौर से समझ। जैसे कि मैं इस तरफ खड़ा हूं और इधर एक सामने, मेरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एरो बनाते हुए दे रहे सभी लोगों को, या तुम्हें सामने से ज्यादा अच्छे से समझ। मान लो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आई और इधर की तरफ जा रही, मतलब कुल मिलाकर इस तरीके से क्यों क्यों मैग्नेटिक फील्ड आ, ये सारी मैग्नेटिक, या तुम इस प्लेन में मान लो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो बताओ, सभी लोग बताएं मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर किधर होगा, इधर से इधर की तरफ। मैंने पेन लिया और पेन की ये जो टिप है वो ये बता रहा है कि ये दिस वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रही है। राइट एवरीवन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ध्यान देना, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है और हम उसको वेलोसिटी देकर इस फील्ड के अंदर एंटर करा रहे हैं। तो मान लो कि मैं इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे ये फील्ड है इधर से इधर, और हम एक वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से ऐसे इसको भेज रहे हैं, क्यों, क्रॉस में, इधर से क्रॉस में भेज रहे हैं। तो बताओ, हमारे पास में एक और पेन होना चाहिए जिससे कि हम समझ पाए उसको। राइट एवरीवन, तो हम फिंगर को यूज कर लेते हैं उस पेन को। तो क्या हुआ, सब लोग सामने से देखना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, तो बताओ इस तरीके से दो एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यू बनेंगे ना दो। एक देखो सब लोग, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मान लेते हैं इधर नहीं दिख रहा है तो अपवर्ड मान लेते हैं। मान लो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ज पार्टिकल को इधर से इधर भेज रहे हैं, देखो। तो ये हो गया हमारा फील्ड का डायरेक्शन, और ये वाला हो गया हमारा चार्ज की वेलोसिटी। तो फील्ड अपवर्ड है और हमने चार्ज को इस तरह से भेजा, ऐसे करके एंगल पर। अब ये दोनों एक ही प्लेन में है, देख रहे हो, फील्ड ऊपर जा रही है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो इनके बीच का जो ये एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज थीटा। अब समझो, अब ये फील्ड ऐसे है तो चार्ज पार्टिकल कैसे भी जा सकता है, रहेगा इसी प्लेन में। अब या तो ये ऊपर जा सकता है, या तो ये नीचे जा सकता है, या तो ये ऐसे 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 ये तो सब हो सकता है। लेकिन जब ये ऐसे जाएगा तो इनके बीच का एंगल 0, जब ये ऐसे जाएगा तो इनके बीच का एंगल 180, जब ये ऐसे जाएगा 90 डिग्री, जब ये ऐसे जाएगा तो 90 डिग्री, जब ये ऐसे जाएगा तो कुछ एंगल होगा, कुछ एंगल होगा, जब ये ऐसे जाएगा तो भी कुछ एंगल होगा, जब ये ऐसे जाएगा इस तरीके से तो भी कुछ एंगल है, जब ये ऐसे जाएगा इधर जाएगा पार्टिकल तो भी ये एंगल होगा। एंगल तो होगा ना मैग्नेटिक डायरेक्शन वेक्टर में। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक कौन है, एक कौन है बताओ सभी लोग, बी वेक्टर, और एक कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारा ऊपर हो गया और वी वेक्टर हो गया इधर, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी और बी हम लोग समझ गए। अब हम समझेंगे कि फोर्स जो है उस चार्ज पार्टिकल पर कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और कितनी वैल्यू के साथ। तो वैल्यू है हमारी F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू बी। क्यू इज द चार्ज वैल्यू, कितने कूलाम का चार्ज पार्टिकल है, बी कितनी मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बी की वैल्यू, और साइन थीटा में, थीटा जो है वो एंगल है बी वेक्टर के बीच में और वी वेक्टर के बीच, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा तुमको कि फोर्स जो लगेगा वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे v इधर है, v इधर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। ठीक है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन आई विल टेल यू आफ्टर लेटर। चलो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब v 0 होगा, जब रेस्ट पर होगा पार्टिकल, सोचो फील्ड हमारी अपवर्ड है, फील्ड हमारी अपवर्ड है, बट चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ है, रेस्ट पर है, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, जीरो फोर्स, क्योंकि v 0 तो f 0। ठीक, अब अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द फील्ड जा रहा है इस तरीके से 0 डिग्री पर, तो थीटा 0 का वैल्यू 0, फोर्स फिर से 0 हो जाएगा। अब अगर चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है
बी ऊपर है, चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है, 180 डिग्री हो गया बिफोर। का मतलब कितनी अच्छी बात है, जब तक चार्ज पार्टिकल फील्ड के वेक्टर को कट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, कट। कट कैसे कर सकता है बताओ? या तो वो ऐसे जाए, या तो वो ऐसे जाए, या तो ऐसे जाए, या तो ऐसे जाए, या तो ऐसे जाए, या तो तभी कट कर सकता है। ऐसे में कभी कट नहीं करेगा, और ऐसे में भी कभी कट नहीं करेगा। तो जब तक कट नहीं करेगा उसको, तब तक वो एंगल नहीं बनाएगा, और जब तक एंगल नहीं बताएगा बनाएगा तब तक, और नो। So that will be the two situations are there. Third and very very important for the board exam, अगर हम 90 डिग्री एंगल लें, मान लो बी वेक्टर इधर है, चार्ज पार्टिकल राइट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मतलब समझ रहे हो सभी लोग? मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ये है मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 9। एट दैट सिचुएशन द फोर्स विल बी मैक्स, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और सबसे ज्यादा वैल्यू साइन की 1 ही होती है। 1 से ज्यादा कभी भी कोई साइन की वैल्यू नहीं, कोई भी थीटा की वैल्यू रख दो, कभी भी 1 से ज्यादा साइन वैल्यू नहीं, ठीक है? तो थीटा जब 90 होगा, जब जब वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के 90, तब तक फोर्स जो तुम्हें मिले वो मैक्सिमम, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स विच इज द क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो हो गया आंसर क्यू वी। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? यस और नो एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एवरीथिंग इज फाइन ऑल? बहुत अच्छी बात। अब हमारे पास में वैल्यू निकालने के तो जुगाड़ बन गया, हमारा वैल्यू निकालने का जुगाड़ बन गया, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, आ गया आंसर। लेकिन डायरेक्शन फोर्स की ढूंढना थोड़ा मुश्किल, जो कि बोर्ड में पूछा। इस चीज के लिए जब जब डायरेक्शन की बात आएगी तब तब कुछ रूल्स आएंगे। जैसे मैंने एक समय तुम्हें पढ़ाया था राइट हैंड रूल, सबको याद है? हम को हम करंट बोलते थे, और कर्ल हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हम ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती थी, और अगर थंब नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे। ये था राइट हैंड रूल, ये हैव डिस्कस राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ाया जाएगा जो फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल बनाया। एक राइट हैंड रूल बनाया करंट और मैग्नेटिक फील्ड को कनेक्ट करके, और एक बनाया उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें उन्होंने 3 चीजें कनेक्ट, फोर्स, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और करंट इन द वायर, दोनों को सेमी से रिप्रेजेंट किया। और बी है मैग्नेटिक फील्ड, जहां वो रखा गया है। अब हमने लेफ्ट हैंड रूल में 3 फिंगर्स को यूज कर, जिसमें हमारी 3 फिंगर में पहली फिंगर है जिसे हम कौन सी फिंगर बोलेंगे, 4 फिंगर। इसे कौन सा नाम देंगे, 4 फिंगर। इसको नाम देंगे सेंट्रल फिंगर, और इसको नाम देंगे थंब। हम इन तीनों फिंगर को इस तरह से सेट करेंगे कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इस वाली फिंगर और इस वाली फिंगर के बीच में, इस वाली और इस वाली फिंगर के बीच में, जैसे ये है, ये हमारी 3 फिंगर, ये थंब है, ये 4 फिंगर है, ये सेकंड फिंगर जिसे हम सेंट्रल फिंगर। नोट्स में भी आप मैनेज करते रहना चीज, और वीडियो हमेशा ही रहेगा, तो आप रिवीजन के समय कभी भी यूज कर। सेकंड फिंगर का नाम हम दे रहे हैं सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल। और फर्स्ट फिंगर का नाम हम दे रहे हैं 4 फिंगर, ये थंब है। हम सेंट्रल सी, सी फॉर करंट, और करंट इज द मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज करंट। तो ये करंट को भी रिप्रेजेंट करेगा, और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को भी रिप्रेजेंट, दोनों ही चीजों को रिप्रेजेंट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ही करंट को रिप्रेजेंट। तो सी फॉर सेंट्रल फिंगर, सी फॉर करंट, याद रखना इस चीज को, भूलना नहीं। एफ फॉर 4 फिंगर,
और F फॉर 4 फिंगर का मतलब फील्ड, और वो कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक। मतलब F फॉर फील्ड, F फॉर 4 फिंगर, 4 फिंगर इज रिलेटेड। C for central finger, central finger is related to the current, or you can say velocity of the charge part. अब बचा कौन बताओ? ये दोनों हो गए तो थंब, और हमारे 3 वेरिएबल में कौन बचा? फोर्स। तो थंब को किसको दे दिया गया बताओ? फोर्स को। थंब इज रिप्रेजेंट। अब कुछ नहीं करना है बच्चे, सब लोग गौर से सुनो, सब लोग गौर से सुने एक बात को, जल्दी जल्दी समझ। वो तो फोर्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है बताओ सभी लोग? फोर्स। और जब हम फोर्स ढूंढना चाहते हैं तो हमको बी और करंट या वेलोसिटी ये दिया जाएगा पेपर में। तो हमने करना क्या है? सबसे पहला काम हमारा है कि अपनी किसी भी एक फिंगर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करो, बी को अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करो, वी को अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, और फिर थंब तुम्हें अपने आप ही क्या करेगा बताओ? मैग्नेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट आवर 4 फिंगर in the direction of magnetic field. We will put the central finger in the direction of current or moving charge particle. Then thumb will give you the force direction. But all 3 fingers should be perpendicular. अब देखो हम करने जा रहे हैं, हमने अपनी सेंट्रल फिंगर को बी की डायरेक्शन में रखना है। बी को जो बोर्ड के अंदर है उधर की तरफ हमको अपना कौन सा फिंगर रखना है? 4 फिंगर। 4 फिंगर बोर्ड के अंदर कर दिया, वी इधर कर दिया। थंब को क्या, थंब क्या दे देगा तुमको? फोर्स की। ठीक है, ध्यान रखना ये सब तुम्हें खुद से एक बार ट्राई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर। ये हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा हमें। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर ये सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में करा। ये एक देखो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बी ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड। और जो चार्ज पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल, वो ये है जो वी वेलोसिटी से कहाँ की तरफ जा रहा है? बी वेक्टर अपवर्ड हो गया, बी वेक्टर इधर हो गया, तो ये उनके बीच का एंगल हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि तुम्हें 70 डिग्री दिया गया। हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर पाए, इस वजह से हम 70 को थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं 30 डिग्री। कितना मान ले रहे हैं? कैलकुलेशन करने के लिए। पेपर में अगर 70 आता है तो 70 छोड़ देंगे, तो सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को? क्योंकि साइन 70 डिग्री की वैल्यू हम नहीं जानते, राइट? एंड बोर्ड में हमें करना भी नहीं, साइन 70 के टर्म्स में आंसर। वैसे पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आएगा तो 30 ऐसे नंबर लिख कर आएगा जिसका वैल्यू तुम जानते हो पहले। तो हमने अभी सेल कैलकुलेशन करने के लिए एंगल कितना मान लिया? 30 डिग्री। सुनो सभी लोग, देखो इधर सब लोग, यहां पर सब लोग गौर से समझेंगे। थीटा पार्टिकल इज इंसिडेंट at a 30 degree to a magnetic field फ्लक्स डेंसिटी। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स डेंसिटी को ही बोलते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक। और कैसे समझ में आता है कि ये बी है कि और कुछ है? क्योंकि इसका नंबर तुम देखो, लिखा है 0.5 mt, एंड टी फॉर होता है टेस्ला, और यहां एम है मिली। मिली, स्मॉल एम मिली को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मिलीमीटर स्मॉल एम एम लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते? मिली ग्राम एम जी लिखते हैं, स्मॉल एम इंटू जी। वैसे ही हो गया एम टी, मिली टेस्ला। तो हमें बी की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 0.5 मिली टेस्ला। और हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में जो बी होता है वो टेस्ला में होता है। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिनके नाम पर ये यूनिट रखी गई, टेस्ला। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला हो जाएगा।
मिली का मतलब 10⁻⁻, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज मीटर में रखनी है, मिली में नहीं रखनी है। बी की वैल्यू आ गई है। एंगल हमको दिया गया है, हमने माना है यहाँ 30 डिग्री। के बाद स्पीड जो दी गई है v, वो दी गई है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 m, सेकेंड की पावर -1 का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं फॉर्मूला F बराबर Q V B साइन। जो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल बोलता है उसका तुम्हें चार्ज वैल्यू पता होना चाहिए। व्हाट इज द चार्ज वैल्यू ऑफ द बीटा, राइट एवरीवन। तो हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल की जो वैल्यू है कूलाम में, वो हम एज्यूम कर रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻, पढ़ाया था ना सब लोगों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तरीके अल्फा बीटा। तो हम उनके चार्ज की वैल्यू मान ले रहे हैं 1.6 माइनस ग्राम है, इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाए 0.5 टू 10⁻⁻3, और साइन जब इसको तुम सॉल्व करोगे पूरा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, क्या समझ में, 1.6 1.5 0.5 मल्टीप्लाई कर लोगे 19,699 हो जाएगा, और 9928 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जैसे ही सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा डब्बा न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी वैल्यू आएगी क्लियर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। यहां पर बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो बीटा पार्टिकल ना लिखकर ना लिखकर यहां पर बोला जाएगा इतने कूलाम का जो चार्ज है वो मूव कर रहा है। अगर बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब लिखकर आते हैं, तुम लोगों को यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻। बोलो इफ एवरीथिंग इज फाइन टेल मी यस और नो। अगर यहां तक सबको समझ में आया है, सारे लोग जल्दी जल्दी अप्लाई करें। लोग को जल्दी जल्दी यस और नो रिप्लाई करें। चलो, बीटा पार्टिकल हमारे लिए एज अ इलेक्ट्रॉन की तरह हम ट्रीट करेंगे इसको। यहां पर हमारे पास में 1.6, सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट we have to solve some questions, so that's why we can understand the concept. से पहले हम लोग क्वेश्चंस करें, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है हमें, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। अब हम लोग अभी तक तो चार्ज पार्टिकल में फोर्स देखा हमने कि भाई वी की डायरेक्शन ये थी और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, हमने उनके बीच का एंगल देखा, और चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई बी किया, साइन थीटा किया, फोर्स मिल गया। और फोर्स की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन, बी डायरेक्शन में हमें रखना है सेंट्रल फिंगर को, बी को रखना है फोर फिंगर को बी की डायरेक्शन में, और एफ तुम्हें जो है वो फोर्स की डायरेक्शन। अब हम समझेंगे कि करंट कैरिंग वायर में कैसे फोर्स लगता है। ठीक है, एक बार को सिलेबस की अगर हम बात करें, जो अपना सिलेबस है इसमें करंट कैरिंग वायर जो है वो एग्जाम में आता है। चार्ज पार्टिकल की चीजें बहुत रेयर पूछी जाती हैं, बट फिर भी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें आना चाहिए। तो एफ इज जो यहां पर हमारा ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड। अगर तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो तुमको ये चीज उसमें दिखेगी। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी पार्टिकल करंट अगर इधर जा रही है तो हमें मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वी डायरेक्ट वेलोसिटी से,
इस बात को अपनी कॉपी में लिख भी लो, इस बात को अपनी कॉपी में लिख भी लो कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का v वेलोसिटी से चलना ही होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक वायर में I करंट है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं अगर ये कहूं कि करंट इधर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। तो जो पढ़ाई हमने इसके लिए करी है वही पढ़ाई इसके लिए भी करेंगे, सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं। कॉपी में लिख भी लेना है चीज जो मैंने अभी बताई थी कि करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को मानते हैं। एक और बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, थोड़ा सा गौर से समझना कि अगर हम करंट ऐसे मान रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, जबकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो वो अपोजिट चलेगा। भी बात ध्यान रखना, क्योंकि f की डायरेक्शन बदल जाती है अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं या निगेटिव चार्ज की बात। जैसे पॉजिटिव चार्ज को हम बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल। ये कॉपी में लिख लेना सब लोग, ये लिखा नहीं हुआ है, यू हैव टू रिटन इट डाउन इन योर नोटबुक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट में कोई समस्या नहीं है, करंट बिल्कुल फिक्स, समझ में आता है, बहुत सरल है। चार्ज पार्टिकल बहुत दिक्कत करता है। कैसे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, निगेटिव चार्ज पार्टिकल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, v वेलोसिटी। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम किनको कहते हैं? जैसे अल्फा पार्टिकल, क्या नाम होगा बताओ सभी लोग? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा अल्फा पार्टिकल। ये तुम लोग पहली बार सुन रहे हो, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में तुम्हें पढ़ाया जाएगा। आगे तुम सीखोगे ये सब छोटे छोटे पार्टिकल हैं। जैसे तुम्हें बताया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम तीन ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी होते हैं, राइट, जिन्हें हम अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल, है ना। तो अल्फा पार्टिकल को हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा साइन होता है अल्फा पार्टिकल, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम ई लिख देते हैं, प्रोटॉन को पी लिख देते हैं, न्यूट्रॉन को एन लिख देते हैं, उसी तरह अल्फा पार्टिकल को हम अल्फा लिखते हैं। बट ये ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻⁹। ये 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर वैल्यू रखता है, समझ रहे हो। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, का डबल होता है। निगेटिव में कौन आ सकता है बताओ सभी लोग? अल्फा पार्टिकल आ सकता है इसमें, पॉजिटिव में प्रोटॉन आ सकता है, बट प्रोटॉन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यूज नहीं करते इसमें क्या आ सकता है? इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, बीटा पार्टिकल आ सकता है, बीटा पार्टिकल की बात अगर हम करें तो वो भी निगेटिव में ही काउंट किया जाता है। ध्यान दो सभी लोग, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है और बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और डायरेक्शन तुम्हें दी गई है, तो तुम समझ जाओ कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा, जो जिसके लिए हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बनाया है, उसमें बी जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमसे ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो हम अपनी सेंट्रल फिंगर को नीचे नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं पी, वी और एफ, ध्यान रखना ये वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के हिसाब से बनाई गई है, निगेटिव के हिसाब से नहीं बनाई गई। मतलब अगर निगेटिव इधर जा रहा है ना, निगेटिव इधर जा रहा है ना, तो हम मानेंगे कि पॉजिटिव इधर जा रहा है। तो हम अपनी वी की डायरेक्शन, अपना सेंट्रल फिंगर निगेटिव के हिसाब से ना बनाकर पॉजिटिव के हिसाब से बनाए, और एफ की डायरेक्शन नहीं मत करना कोई भी। क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल बोल रहा है, समझ जाओ हमारे फेवर में। मतलब मैं कहूं अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है, तो अपनी सेंट्रल फिंगर तुम्हें इधर रखनी, समझ रहे हो। अगर मैं कहूं अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है तो सेंट्रल फिंगर इधर रखनी। अगर मैं कहूं बीटा पार्टिकल जो है वो इधर जा रहा है, तो सेंट्रल फिंगर तब भी इधर रखनी, क्योंकि हम अपनी फिंगर को बीटा पार्टिकल के हिसाब से नहीं मोड़ते। अगर निगेटिव इधर जा रहा है मतलब हम उसका उल्टा मानेंगे कि पॉजिटिव, कि वी हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल के हिसाब। आर यू गेटिंग इट एवरीवन?
बोलो सब लोग, समझ में आया क्या ये बात? यस और नो? ये बात को ध्यान देने की जरूरत है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारे लिए वी की डायरेक्शन है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर नॉर्थ में जा रहा है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा है, इसका मतलब है हमें सेंट्रल फिंगर साउथ की डायरेक्शन में रखनी है, और फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर रखना है। थंब तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्ट बताए। या तो इसका उल्टा क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज ना करें अपने आप को, तो जिधर भी जा रहा है उधर सेंट्रल फिंगर रख लो, लेकिन जब फोर्स आएगा ना अपवर्ड, तो तुम लिखना डाउनवर्ड। अगर फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड, तो तुम लिखना फोर्स अपवर्ड। क्लियर है? तो या तो तुम फोर्स में बदलाव कर लो, और या तो सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन में बदलाव, तभी तुम्हें एग्जैक्ट डायरेक्शन फोर्स। ठीक है? फोर्स में मतलब सबसे टफ और कॉन्सेप्चुअल चीज समझें तो ये अल्फा पार्टिकल और बीटा। अल्फा पार्टिकल हमारे फेवर की बात है, बीटा पार्टिकल में हमें वी की वेलोसिटी की डायरेक्शन को पलटना पड़ेगा, तब एफ सही निकल के आए। अगर वी को नहीं बदलोगे तो एफ जो आया तुम्हारा थंब से अपवर्ड आया, तो तुम डाउनवर्ड फोर्स मानो। वी विल डू सम क्वेश्चंस दैट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ठीक है? जो चीज मैंने अभी बताई अगर एक बार में नहीं समझ में आती, तो तुम दोबारा से इसको समझने की कोशिश कर, आप वापस से देख। अब हम थोड़ा सा करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ चलते हैं। देखो इधर सब लोग, हमारे पास में ये यू शेप्ड मैग्नेट है, जिसके पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से यू शेप्ड मैग्नेट रखा हुआ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, नॉर्थ टू साउथ कहां होंगी? तो जब भी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर बाई मैग्नेटिक फील्ड बाई परमानेंट मैग्नेट और अदर करंट्स, किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई है, तो हमने यहां पर एक फिगर बनाए। पेपर में फिगर कैसे बनाएंगे, हमारे पास और भी फिगर है, ये फिगर तुम बना सकते हो, एक ये फिगर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी देखो ये परमानेंट मैग्नेट हो गए, नॉर्थ और साउथ, इधर की तरफ हमारी फील्ड चली जा रही है, और यहाँ एक वायर है जो जा रही है। फोर्स को समझ, एक ये फिगर भी बना सकते हो, ये भी फिगर हमारे काम का। सब अपने तरीके से बनाना है, इसको कुछ रटना नहीं है कि फिगर कैसे बनाए। सिंपल सा टास्क है, तुमने एक क्लैंप लिया ऐसे करके, क्लैंप लिया और क्लैंप से यू शेप का एक मैग्नेट ऐसे चिपका दिया चिमटे की तरीके ऐसे। बता रहे हो सभी लोग? जैसे ये मान लो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमने रॉड ऐसे खड़ी करी वर्टिकल, ये स्टैंड लगाया और इसमें एक क्लैंप लगाकर यू शेप का एक मैग्नेट होल्ड कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे करके जैसे चिमटा है ऐसे यू शेप का ऐसे होल्ड। ऊपर वाला जो पोल है उसको मैंने नॉर्थ मान लिया, नीचे वाले को साउथ मान लिया, या नीचे वाले को नॉर्थ लिख दो, ऊपर वाले को साउथ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ रहा है सभी को? तो हम अभी के लिए मान के चल रहे हैं बच्चा कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फील्ड है वो अपवर्ड है। फील्ड जो है वो अपवर्ड है, नॉर्थ से ये फील्ड होगी जो मैग्नेट की वजह से आए। अब मैंने क्या करा, हमने अब ऐसे करके तो ये इस तरह से मैग्नेट लगा रखा है। अब हमने एक वायर लिया, ये वाला, ये वायर है हमारे, ये भी एक वायर है, जिस वायर पर हमने क्या करा, तार करंट को पास कराया। कैसे? देखो, हमने एक यहां पर एक वायर, एक रॉड यहां ऐसे हैंग कर ली, ठीक है, गौर से समझ, और हमने सर्किट बनाया नीचे, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ ने ऐसे करके एक तार को लिया, और यहां पर वायर के, जैसे ये वायर था हमारे पास में, वायर में एक किनारे पर हमने वो तार को ऐसे करके टच करा, ठीक है ना? फिर वायर में अब करंट अपने आप आ जाएगी। इससे एक तार लेकर यहां पर ऐसे ऐसे घुमाकर वापस इसको लाए और बैटरी से, समझ गए? तो हमने क्या करा, एक तरीके से एक वायर को ऐसे हैंग कर दिया है। कहां पर हैंग किया है हमने? मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसे हैंग वायर को। स्विच अभी हम ऑफ करके रख रहे हैं, जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे देन व्हाट यू विल फील दैट
जैसे ही वायर में करंट आएगी तुरंत मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर, AB वायर पर एक फोर्स लगा देगा और वायर तुरंत घूम जाएगा। वायर तुरंत घूम जाएगा, वायर पर फोर्स लग जाएगा तो वायर घूम जाएगा ड्यू टू द फोर्स, बिकॉज वायर विल फील अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये तब आएगी जब करंट होगा, सॉरी जैसे इसमें करंट आएगी तो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी है, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। लेकिन अच्छा बताओ सभी लोग जल्दी से, ये मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, मैंने वायर को ऐसे रख दिया है, ये वायर है, मैं इस वायर को ऐसे रख दूं, पता इसमें फोर्स लगने लगेगा क्या? फोर्स लगने लगेगा क्या? एवरीवन टेल मी। सब लोग एक बार जल्दी जल्दी चैट सेक्शन यूज करें, बताएं क्या इस वायर में फोर्स लगेगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इसे रख देंगे तो? नहीं लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्स विल नॉट बी देयर। रीजन, क्योंकि वायर में करंट नहीं है, वायर में करंट नहीं है। जब तक वायर में करंट होगी नहीं तब तक फोर्स लगेगा नहीं। राइट एवरीवन, वायर में करंट होगी नहीं, फोर्स लगेगा नहीं। ठीक है, यहां तक बताओ सबको समझ में आया? अगर सब लोग को आया समझ में, मुस्कुराते हुए सभी लोग यस और नो में रिप्लाई करें। अर्पित, बबित, गरिमा, कशिश, सारे लोग बताएं। सांक, रौनक, का, प्राची, एवरीवन, सारे लोग बताएं। सारे लोग, सब लोग रिप्लाई करें, मुस्कुराते हुए सभी लोग यस और नो में रिप्लाई करें। बहुत अच्छी बात। नाउ वी हैव टू जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग यहां पर गौर से देखें। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, देखो बच्चा क्या होगा, स्विच ऑन करते ही इसमें करंट आ जाएगी। कैसे करंट आएगी? देखो, पॉजिटिव से करंट आएगी, तो और नो, ऐसे करंट जा रही है क्योंकि यहां से करंट ऐसे आकर बी से ए की तरफ जाएगी, ना कि ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ जाएगी। तो अब चूंकि ये जो तुम्हें वायर दिख रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है कि सर ये सच में सर ये ऐसा हॉरिजेंटल है या ऐसे मुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है फिगर में। कोई जरूरत नहीं है, हमें पेपर में ये थोड़ी ना क्लियर करवाना है कि वो कैसा है। आ रहा है समझ में? चाहो तो ये फिगर बनाने के बाद तुम यहाँ उनको समझा दो, भैया हमारा वायर जो है बिल्कुल हॉरिजेंटल है, ऐसे कर, ऐसे है, बिल्कुल हॉरिजेंटल है। मैंने बिल्कुल, ये थोड़ा सा 3D में फिगर है तो हम इसको ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन ये है ऐसा। सामने से दिखाते तो ये बोर्ड के अंदर चला जाता, वायर जो होता है वो बोर्ड के अंदर चला जाता, तो इसको थोड़ा घुमा के दिखाया गया। बट ये है 90 डिग्री पर, हम लोग मान के चल रहे हैं 90 डिग्री पर है। ऐसे हमने वायर को स्टेबल किया है। अच्छा बताओ, थोड़ी देर के लिए गौर से सुनो, अगर मैं इधर रस्सी ढीली कर दूं, अगर ये वायर ज्यादा ढीला कर दूं और ये वाला वायर उठाकर रखूं, तो बताओ ऐसे झुक जाएगा कि नहीं? अगर इसको उठा लूं और इसको ढीला कर दूं तो वायर ऐसे हो जाएगा, पर करंट तो तब भी वायर में रहेगी ना, करंट विल बी देयर इन वायर। यस और नो? सभी लोग ध्यान दें, सब लोग इधर ध्यान दें, सभी लोग इधर ध्यान दो, सभी लोग फोकस करो। जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है? B2 A मान लेते हैं, दिस इज द करंट डायरेक्शन। यस और नो ऑल? अब अगर करंट डायरेक्शन B2 A है, करंट डायरेक्शन B2 A है, सब लोग देखें, ये आवाज आ रही सभी को? B2 A की तरफ डायरेक्शन है करंट की, तो क्या होगा? अब फोर्स इस वायर पर लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी व्हाट? सब लोग यहां ध्यान दें, फोर्स क्या होगा? फोर्स विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, बताएं सभी लोग। कैसे पता चलेगा? देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर, अपने
लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे। C फॉर करंट, तो करंट हमारी इधर हो गई, इधर हो गई, ये सेंट्रल फिंगर करंट की तरफ। B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारा ऊपर होगा, ऐसे रखना पड़ेगा कि नहीं? देखो B हो गया ऊपर की तरफ, करंट हो गई इधर की तरफ, तो जो ये थंब है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, मतलब जो B होगा वो आउटसाइड द बोर्ड होगा, सॉरी F जो होगा वो आउटसाइड द बोर्ड होगा। और नो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि F आउटसाइड द बोर्ड है? जिसे समझ में आ रहा है सभी लोग यस और नो में रिप्लाई करें। आउटसाइड द बोर्ड होगा। सारे लोग रिप्लाई करें। बहुत अच्छी बात, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, वेरी गुड। आगे देखो, नेक्स्ट हमने कहा कि सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो और मैग्नेटिक फील्ड को फोर फिंगर के साथ रखो, फोर्स विल गिव यू द डायरेक्शन दैट विल बी परपेंडिकुलर, ये होगा आउटवर्ड, यहां पर फोर्स जो है वो आउटवर्ड होगा। बस तुम्हें इतना समझाना है, हो गया तुम्हारा ये थ्योरी। ज्यादा से ज्यादा तुम ये लिख देना जो पढ़ाने वाला हूं मैं आगे। क्या किसी को पेपर में फिगर बनाने में कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम टू ड्रॉ द फिगर? बताओ सभी लोग, किसी को भी प्रॉब्लम है फिगर ड्रॉ करने में? टेल मी यस और नो इन चैट। बहुत अच्छी बात है, किसी, यही हम लोग चाह रहे थे कि समझ में सब लोगों को आना चाहिए। वेरी गुड। नाउ जस्ट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, अब हम लोग देखेंगे आगे। देखो इधर सब लोग, आगे देखो सब लोग। नेक्स्ट, हाउ टू मूव, हाउ टू फाइंड द फोर्स हेयर। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, नाउ नेक्स्ट, लिसन केयरफुली एवरीवन। यहाँ तक हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लियर कर लिया। लोग अगर वो डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं कुछ भी कारणवश, मैं कहूँगा कि वो डायग्राम बना लो, बिकॉज अच्छा डायग्राम है। नहीं तो तुम सिंपल डायग्राम भी बना सकते कि दो मैग्नेट ले लिए तुमने और उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा दी और बीच में एक वायर रख दिया और वायर में करंट पास करा दी और फोर्स की डायरेक्शन, मतलब तुमने फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, करंट की डायरेक्शन दिखा दी, फोर्स की डायरेक्शन दिखा दी। ये डायग्राम भी बेस्ट डायग्राम है पेपर में समझ। वो तो पेपर में ये बताना है ना कि फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो फोर्स कैसे लगेगा, हाउ टू यूज द लेफ्ट हैंड रूल, ये बताना है एग्जाम में, और कितनी वैल्यू का फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इस हिसाब से देखो, करंट इधर जा रहा है तो सेंट्रल फिंगर को इधर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही तो ऐसे रखेंगे, तो फोर्स अपवर्ड आएगा कि नहीं आएगा? फोर्स अपवर्ड। सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ से साउथ रख दिया, फोर्स कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1, जब ये एंगल 90 डिग्री होगा, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो देखो सेंट्रल फिंगर को ऊपर रखेंगे और इस वाली फिंगर को इधर रखेंगे और थंब जो है वो बोर्ड के अंदर जाएगा, तो जो फोर्स है इस सिचुएशन पर, जो फोर्स है वो क्रॉस के साथ बना रहे हैं, मतलब इनवर्ड। और सबसे बड़ी बात, जो फॉर्मूला हमने सीखा फोर्स का वो है BIL साइन थीटा। साइन थीटा कैसे है ये देख लो सभी लोग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्म, ये देखो सब, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये वायर है जिसमें करंट आई है और इनके बीच में एंगल थीटा है, मतलब करंट और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा B × I × L साइन। ठीक है, समझ में आ रहा है?
अब हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, अब यहाँ तुम लोग सोच रहे होगे सर ये कैसे करें, करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, फोर्स तो इनके बीच में तो एंगल ही नहीं 90 बन रहा है। तो उस समय पर वो कंपोनेंट करते हैं, तब हमें एंगल की जरूरत नहीं, हमें बस इतना समझने की जरूरत, फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी उस हिसाब से हमें। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम फॉर्मूला जान गए, F बराबर बी आई एल साइन थीटा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन आई एल, साइन थीटा हमने 90 मान लिया है थीटा। तो बताओ यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ करंट इनटू यूनिट ऑफ लेंथ। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, करंट की यूनिट हो गई एम्पियर और लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर को ही हम बोलते हैं। तो एग्जाम में ये भी लिख कर आ सकती है यूनिट ऑफ बी, और ये भी लिख कर आ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज को टेस्ला ने टी से रिप्रेजेंट कर दी। तो 1 टेस्ला बराबर कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। देखो इधर सब लोग, अगर थीटा की वैल्यू 0 होती, मतलब करंट भी फील्ड की लाइन में हो जाता है, उसी डायरेक्शन में हो जाता है, जैसे चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता था, सेम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होती थी, तो थीटा 0 होता था। वहां भी फोर्स 0 होता था, यहां भी फोर्स 0 है, और 0 फोर्स ही मिनिमम फोर्स होगा, 0 फोर्स ही मिनिमम फोर्स होगा, और 90 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स होगा जिसकी वैल्यू बी आई एल। क्या बताओ सब लोग, अगर एग्जाम में बोला गया है फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स, तो क्या एग्जामिनर से थीटा पूछना चाहिए? सब लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे। इफ द, सभी लोग चैट सेक्शन यूज करें, यूज चैट सेक्शन एवरीवन। अगर एग्जाम में तुमसे बोला गया है, एग्जाम में बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, वी विल थिंक अबाउट थीटा, नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज थीटा 90 मान लेंगे उस समय, थीटा 90 एज्यूम किया जाएगा, क्योंकि सब लोग ध्यान रखें, जब जब ऐसी सिचुएशन है, जब जब ऐसी सिचुएशन है तो थीटा हमेशा क्या होगा, राइट। वेरी गुड, सब लोगों ने समझा दिया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यार आई एम गिविंग सम 1 minute टू यू ऑल, यू हैव टू गिव द आंसर। 4 वायर्स कैरी करंट इन द डायरेक्शन शोन। 4 वायर है, इसमें करंट इधर जा रही, और इसमें करंट अपवर्ड जा रही, इसमें सुनो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है वो बोर्ड के अंदर है, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द। आगे क्वेश्चन का आंसर देखो, हम लोग बताना है इन चारों में से वो कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी। चारों केस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है, सब लोगों को बता दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड चारों ही आंसर्स में इनसाइड द बोर्ड है। यहां पर भी इनसाइड द बोर्ड बी, यहां पर भी इनसाइड द बोर्ड बी, यहां पर भी इनसाइड द बोर्ड बी, और यहां पर भी इनसाइड द बोर्ड बी। करंट इसमें तरफ है, इसमें करंट इस तरफ है, इसमें करंट अपवर्ड है, इसमें करंट डाउनवर्ड है। फोर्स लेफ्ट किस में होगा? सब लोग चैट में रिप्लाई करेंगे आंसर अपना। आई हैव ओपन द चैट फॉर यू गाइज, जल्दी जल्दी सभी लोग रिप्लाई करें। फास्ट फास्ट एवरीवन। बहुत अच्छी बात है, सारे लोग ये आंसर है, किसी का भी गलत नहीं हुआ अभी तक। एक बार जो आंसर रिप्लाई कर दिया करो, बार बार मत किया करो, पता चले हमारा ही नाम आ रहा है केवल, सांग महिला, बस तूने दम लगा दिया आज सी। देखो इधर कैसे समझ में आएगा सी रिप्लाई, सी जो हमने किया यहाँ पर सब लोग, वही वाला हो गया ना जो गेमिंग चैनल पे अपना नाम लिखते रहते हैं, कल मेरा नाम बस ले लें किसी। सही है क्या? सांग, मैं जान रहा हूँ कि तुम क्लास में हो।
ठीक है। एवर अलाइव प्लीज बेटा, नाम पहचान गया हूं मैं तुम्हारा, पाऊंगा तुम्हें। आगे देखो सभी लोग, अब सब लोग ट्राई करेंगे, सभी के फोर्स की डायरेक्शन को हम यहाँ कैलकुलेट। देखो, करंट की डायरेक्शन सेंट्रल फिंगर, बी जो है बोर्ड के अंदर होगा तो फोर्स अपवर्ड होगा। इस वाले केस में फोर्स अपवर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ। करंट को हमें कहां ले जाना, देखो हम अपने राइट हैंड रूल को ही यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल को ही यूज करेंगे। सेंट्रल फिंगर कहां की तरफ है बताओ, इधर की तरफ। सेंट्रल फिंगर इधर की तरफ हो गई, इधर की तरफ हो गई सेंट्रल फिंगर, ठीक है। और जो बी है वो बोर्ड के अंदर है, बी जो है वो बोर्ड के अंदर है, सेंट्रल फिंगर इधर है, तो थंब कहां होगा, नीचे की तरफ। यहां फोर्स डाउन। यहां देखो, बी बोर्ड के अंदर हो गया, बी की पहले डायरेक्शन डिसाइड किया करो। बी बोर्ड के अंदर हो गया, बी बोर्ड के अंदर हो गया। फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर विल बी द करंट। तो बी को हमने बोर्ड के अंदर कर दिया। करंट कहां है, अपवर्ड, तो अपने हाथ को घुमाओ और करंट को ऊपर कर दो, तो अपने आप थंब कहां आ जाएगा, बोर्ड के, सॉरी ये इधर हो जाएगा, ये तो फोर्स इधर आ जाएगा, इस तरफ फोर्स इधर हो जाएगा। यहां देखो, बी फॉर फोर फिंगर नीचे की तरफ। देखो ना, बी बोर्ड के अंदर हो गया, बी बोर्ड के अंदर हो जाएगा, सेंट्रल फिंगर ऊपर हो जाएगी, तो फोर्स इधर लगेगा ना। बी इनसाइड द बोर्ड है, बी कहां पर है सभी लोग, इनसाइड द बोर्ड, और करंट कहां है, ऊपर, फोर्स इधर होगा। बी इनसाइड द बोर्ड, करंट नीचे, तो फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ। बताओ, सारे फोर्स आ गए हमारे हिसाब से। हमें लेफ्ट वाला चाहिए था, बताओ किसमें लेफ्ट होगा फोर्स, किसमें है, सी। बताओ, इस एक ही क्वेश्चन से हमने पूरा का पूरा डायग्राम ट्राई किया। ये क्वेश्चन मैंने शायद तुमको नोट्स में भी दे रखा है, डीपीपी में, यू हैव टू सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर्स। सारे लोग इस चारों को ट्राई करेंगे तो हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे, समझ गए। और इन 4 की प्रैक्टिस कर ली बस, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं है। और तुम अपनी तरफ से भी बना लो, खूब बनाओ, डायरेक्शंस को ट्राई करो। लेफ्ट हैंड रूल हमें बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना। तो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, सारे टॉपिक हमारे हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी आंसर रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिख रहा है क्या सब लोग को स्क्रीन पर, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू ऑल। एवरीथिंग इज विजिबल टू एवरीवन, वेरी गुड। सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करेंगे, चैट सेक्शन में ओपन कर रहा हूं। देखो सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। डी, डी होगा। सब लोग बताना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एवरीवन। कैसे कैसे, सर्कुलर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने, द करेक्ट आंसर विल बी द बी, सर्कुलर। कुछ भी बता दो, ए बी सी डी जो भी मन करे, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज सबको पता होना चाहिए यहां पर
जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सर्कुलर, मैंने पढ़ाया था ना करंट कैरिंग वायर में राइट हैंड रूल का लेफ्ट इस राइट हैंड रूल का यूज करके करंट को थंब की डायरेक्शन में रखते हैं और कर्ल जो है वो तुम्हें फीट की डायरेक्शन में होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनते हैं। आगे देखो सभी लोग। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ए स्टूडेंट प्लेसेस सम आयरन फिलिंग अराउंड द मैग्नेट, द आयरन फिलिंग्स अरेंज themselves as shown in a figure, the student labeled 4 different regions around the magnet, where would be the magnetic field will be strongest? में थोड़ा सा एक पॉइंट हट गया है फिगर में, तो ऐसे मान लो कि कुछ अलग अलग जगह पर है, पी और आर में ही बताएं सभी लोग। अभी पी और क्यू अपने पास फिगर में है, पूरा फिगर नहीं आ पाया इसमें। अब दिख रहा है सभी को? सब लोग बताएं पी क्यू आर एस में कौन सा होगा? पी क्यू आर एस हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो आई थिंक आर विल बी द करेक्ट आंसर एवरीवन। देखो पी ऊपर एक पॉइंट है और पोल जो है वो हमारा आर है, तो आर विल बी द करेक्ट आंसर, पोल पर स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक। नेक्स्ट, सब लोग इसका आंसर रिप्लाई करें। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, स्टूडेंट लर्न्स दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड द बार मैग्नेट इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, विच डायग्राम शोज द करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में जो करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कौन सी है? पोल अंदर होता है लेकिन पी ऊपर पॉइंट दिखाया गया है, पोल के अंदर नहीं दिखाया गया कुणाल। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये हमारे गलत डायग्राम। बी में हमारे पास क्लोज्ड कर्व लूप होते हैं, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, direction of force on the current carrying conductor were placed in a magnetic field depends upon। बताओ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है करंट कैरिंग वायर में, जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट बट नॉट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड बट नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नाइदर डायरेक्शन ऑफ करंट नॉट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सी विल बी द करेक्ट आंसर, दोनों ही पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड भी और साथ ही साथ में डायरेक्शन। सब लोग सेवेंथ का क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए अबव द वायर करंट कैरिंग वायर आई? बताओ, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी अगर करंट वायर में इस तरफ है? आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज, अप द पेज, डाउन द पेज? इनटू द पेज आ रहा है सभी का, और सब लोग बी 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 कर रहे हैं। सारे लोग नहीं रिप्लाई कर रहे हैं भाई, कोई लोग रिप्लाई करें, कितने लोग भी हैं सेशन। चलो, तो देखो इधर, अपने राइट हैंड रूल को यूज करेंगे, थंब को रखेंगे हम करंट की डायरेक्शन में, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, और ये हमारी जो फिंगर है वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ए चूंकि ऊपर है तो इस पर फील्ड बाहर होगा, मतलब ये हुआ इस पर जो फील्ड होगा वो बाहर होगा। ऐसे थंब को इधर रखो, ये इधर आ रहा है, तो इस पर फील्ड डॉट में आएगी, मतलब आउटसाइड द प्लेन। अगर बी पॉइंट होता और वो नीचे होता वायर के, तो यहां पर क्रॉस होता, मतलब इधर जाती, मतलब फील्ड ऐसे आती और फिर बोर्ड के अंदर चली जाती। आउट ऑफ द पेज इज द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या लगा 420 वोल्ट या 440 वोल्ट का झटका?
लगा कि नहीं लगा सभी को? यार सारे के सारे। चलो फिर दोबारा से समझ लेते हैं कैसे नहीं समझ में आया। कैसे नहीं समझ में आएगा? ये आएगा। राइट हैंड रूल का यूज करो। थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में। थंब हो गई करंट की डायरेक्शन। अरे उसके लिए थंब रखना पड़ता है, ऐसे दिमाग से नहीं होता है। पहले थंब को रखना पड़ता है करंट की डायरेक्शन में, रखा, फिर उंगलियों को घुमाया। जैसे उंगली घुमाई तो पता चला कि उंगली तो, ये जो उंगलियां हैं अगर रम ऐसे रखो, उंगलियां तो एक ही तरफ होंगी ना, तो ये उंगली बाहर की तरफ आएगी, मतलब ए से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा और फिर घूम कर फिर नीचे जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? संदीप के इधर। चलो सबको आ गया क्या? अरे यार मुस्कुराते हुए सभी लोग यस और नो में बोल दे। कंजूसी तो नहीं करनी चाहिए यार, कंजूसी तो नहीं करनी चाहिए किसी को। चलो बेटा, चमका कि नहीं चमका सभी को? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द कलर कोडिंग इन वायर, वायर में कलर कोडिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन एक बनाया गया। 3 तरह के वायर मैंने पढ़ाए थे सब लोगों को, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। किसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइव मतलब खतरा, लाइव मतलब खतरा, अगर तुमने उसको छुआ तो बाल खड़े हो जाएंगे, तो और नो। तो इस वजह से खतरे को हम लोग रेड बोलते हैं, है कि नहीं? खतरा मतलब रेड। रेड कपड़े भी पहन के बाहर नहीं निकलना चाहिए, पता है तुम लोगों को क्या होगा? क्या होता है? दौड़ा लेगा कोई ना कोई, है कि नहीं? तो रेड वायर जो होगा वो लाइव वायर रेड होगा। तो जिसमें देखो लाइव रेड, ए सही हो सकता है, डी सही हो सकता है। अब न्यूट्रल क्या होगा बताओ सभी लोग? ब्लैक। तो न्यूट्रल ब्लैक होगा और अर्थ को क्या बोलेंगे? ग्रीन। ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई की इंडिया में क्या होती है? 50 हर्ट्ज पढ़ाई थी सब लोग, इसमें एबीसीडी में रिप्लाई करें जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा फास्ट करो सब लोग, समय की थोड़ा सा बचत करने की जरूरत है। सी बता रहे हैं सारे लोग, देख लेते हैं कैसे। वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई कितना हो जाएगा? 50। कलर ऑफ अर्थ वायर कितना हो जाएगा? ग्रीन और येलो यू कैन से। कलर ऑफ वायर इन विच स्विच नीड्स टू बी पुट, स्विच कहां पुट करते हैं? डोमेस्टिक वायरिंग में रेड और ब्राउन हो जाएगा तुम्हारा। रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर 15 एम्पियर। डोमेस्टिक पावर सर्किट, देखो जब पावर सर्किट लिखा होता है इसका मतलब है वहां पर हम इलेक्ट्रिक आयरन, वॉशिंग मशीन, हीटर यूज कर रहे हैं। पावर सर्किट्स में हाई एम्पियर के करंट का फ्यूज वायर यूज करते हैं, तो इसका मतलब है 15 का हो जाएगा। डी को 3 से मिलाना है, तो डी को 3 से मिलाना है मतलब सी सही होगा। अगला क्वेश्चन। करंट थ्रू अ हॉरिजेंटल पावर लाइन फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगी? अगर करंट ईस्ट से वेस्ट जा रही है, बच्चा नाम बाद में बताना, पहले आंसर बता दो। ए, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है सभी लोगों को? क्योंकि करंट अगर ईस्ट से वेस्ट होगी करंट जो है अगर वो ईस्ट से वेस्ट है, मान लो करंट ईस्ट है और ये वेस्ट है, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझाने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करें। तो ये ऐसे जाएगी, तो थंब, ये फिंगर्स ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगी? मतलब यहां से करंट बाहर निकलेगी और यहां पर क्या होगी? एंड अब सब लोग जानते हैं ईस्ट वेस्ट अगर हम ऐसे बना रहे हैं, या हम लोग थोड़ा सा अपने तरीके से समझते हैं जैसे हमने पढ़ा है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर करंट जा रही है, करंट इस तरह से जाएगी, हम ऐसे जाएगा, फिगर्स ऐसे जाएंगे, मतलब नीचे से निकलेगी साउथ। साउथ से कहां की तरफ जा रही होगी? साउथ टू नॉर्थ। बी इज द करेक्ट आंसर। देखो इधर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर तुम करंट को भेजोगे, सब लोग ध्यान दो,
तो थंब की डायरेक्शन किधर होगी? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और फिंगर ऐसे जाएगी यूं, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, बात एक ही है देखा जाए तो ना, दोनों में आंसर कोई गलत नहीं बोल, नहीं सही है। सर्कुलर होगी को, सर्कुलर होगी तो फिर वो नॉर्थ तो साउथ बोलो या साउथ से नॉर्थ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बुक का क्वेश्चन है, कोई कहीं आया नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो सब लोग। अर्थ करंट थ्रू अ हॉरिजेंटल पावर लाइन, सॉरी ये तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन है अगला। अप्लायंसेस दैट हैव मेटल बॉडी आर जनरली कनेक्टेड टू अर्थ वायर, व्हाट इज द रीजन ऑफ द अर्थ वायर? अर्थ वायर, अर्थ वायर क्यों कनेक्ट किया जाता है मेटल बॉडी के साथ? वाई वी आर कनेक्टिंग अर्थ वायर टू मेटल बॉडी? बी, इनका कहने का मतलब है टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट, वेरी गुड। कभी कभी बरसात में अगर हम कूलर टच करते हैं या कुछ भी चीज टच करते हैं तो हमें करंट लगता है, क्योंकि जो लाइव वायर होता है वो कट हो जाता है, तो उससे करंट जो है वो मेटल बॉडी में चली जाती है। इसी वजह से जो हम पिन यूज करते हैं सॉकेट का, जब प्लग लगाते हैं तो उसमें जो अर्थ वायर वाला पिन होता है वो लॉन्ग रखा जाता है, जिससे कि वो पहले कनेक्ट करे और सारा का सारा लीकेज करंट अर्थ कर दे, जिससे कि हम जब टच करें तो हमें करंट ना लगे, क्योंकि करंट हमेशा वही रास्ता चुनना चाहती है जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है। हमारे थ्रू जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट, और अगर अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट हमेशा वही रास्ता चुनेगी अगर अर्थ वायर है। अगर अर्थ वायर नहीं है तो तुम्हारे थ्रू होकर ग्राउंड होगी, तो तुम्हें शॉक लगेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनाइड इज, बताओ कहां पर ज्यादा होगी? मोर एट द एंड्स देन द सेंटर, मिनिमम इन द मिडिल, सेम एट ऑल पॉइंट्स, फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम वन टू अनदर इन। बोलो सभी लोग, ठीक है। चलो सभी लोग ऐसा करना, सारे लोग, अब ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं, टाइम और बहुत हो गया है, सारे लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस, इनके आंसर्स मैं ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। यू हैव टू ट्राई, 5 to 6 क्वेश्चन बच रहे हैं, राइट? ओके, सो वी विल एंड दिस सेशन टुडे नाउ बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी, टाइम 4:30 हो गया है, राइट? हैव टू एंड द क्लास हेयर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।